हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिषेक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज हम हिंदी वर्णमाला से संबंधित अपनी पहली टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है स्वर। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला से संबंधित हमने पहली टॉपिक स्वर को लिया है और स्वर से संबंधित सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम अपनी इस टॉपिक में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, और सबसे पहले जानते हैं वर्ण के बारे में। तो वर्ण होता क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाता है। जिस अक्षर में स्वर ना जुड़ा हो वर्ण कहलाता है। जी हाँ, ऐसा अक्षर जिसमें स्वर ना जुड़ा हो वह वर्ण कहलाता है। और जैसे आप देख लीजिए, जो अकेला हो, जैसे छोटा का, तो का पूरा नहीं, का में का और छोटा आ दोनों जुड़ा हुआ है तब जाके का बनता है। तो का में अगर आप हलंत लगा देंगे तो वह भी वर्ण हो जाएगा। तो इनका क्रम अगर देखें तो वर्णों का जो क्रम होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं वर्ण या ध्वनि। तो जो लिखित रूप है वह वर्ण है और मौखिक रूप है जो वह ध्वनि है। और आगे हम बात करते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पे अक्षर आता है। तो अक्षर में आप का को भी ले सकते हैं, आ को भी ले सकते हैं। तो अक्षर संयुक्त होते हैं, उसमें जुड़े हुए होते हैं। और अक्षर के बाद आता है शब्द। जी हाँ, अक्षरों के निर्माण से शब्द बनता है और शब्द के निर्माण से पद बनता है और पद के निर्माण से पदबंध बनता है और पदबंध के निर्माण से उपवाक्य बनता है और उपवाक्य के निर्माण संयोग से वाक्य बनता है। तो ये हमने चर्चा कर लिया। मैंने एक बार फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि सबसे पहले नंबर पे आते हैं वर्ण या ध्वनि। वर्ण जो होता है वह लिखित रूप की इकाई होती है और ध्वनि मौखिक इकाई होती है। उसके बाद आता है अक्षर। अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से पद बनते हैं और पदों के मेल से पदबंध बनते हैं और पदबंधों के मेल से उपवाक्य बनते हैं और उपवाक्यों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो चलिए इसी सेशन में हम आगे बढ़ते हुए आइए आगे बात करते हैं। तो शब्द निर्माण की जो लघुतम इकाई होती है वह ध्वनि या वर्ण होती है। अगर आप सबसे छोटी इकाई शब्द निर्माण की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वह ध्वनि या वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई भी आप इसे कह सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो होती है वह शब्द होती है। हाँ, आप इसे ध्यान रखिएगा कि भाषा की सबसे छोटी जो सार्थक इकाई होती है वह शब्द होती है। भाषा की पूर्ण इकाई की अगर बात की जाए तो वह वाक्य होती है और भाषा की अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो वह लिखित रूप में वर्ण होती है और मौखिक रूप में ध्वनि होती है। वर्णमाला के बारे में तो पता ही है आपको कि वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं और अगर हम वर्ण के भेद के बारे में बात करें तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं और जिसमें पहले नंबर का होता है वो है स्वर और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है व्यंजन। तो आज हम अपनी इस टॉपिक में स्वर के से संबंधित पूरी जानकारी आपको देंगे। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगर उत्तर में आपको 11 स्वर ना मिले और 13 मिला हो, 13 दिया गया हो, 11 ना दिया गया हो तो आप उत्तर में 13 मारेंगे और 11 दिया हो तो 11 मारेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली सभी ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, यह स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, यह बिना किसी के सहायता से बोले जा सकते हैं। जी हाँ, स्वर बिना किसी के सहायता से बोले जा सकते हैं, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। स्वरों को तोड़ा नहीं जा सकता। स्वर को 3 प्रकार में बांटा गया है।
और थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं वर्ण के बारे में थोड़ी सी और। तो परंपरागत रूप से जो संख्या होती है वर्णों की वो होती है 13। उच्चारण की दृष्टि से 10, और वो 10 हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। और 11 जब आप लेंगे तो उसमें री को भी शामिल किया जाएगा, और जब हम 13 की बात करेंगे तो उसमें अंक और अह, अयोग, वाह जो 2 हैं उनको भी शामिल करने के बाद संख्या 13 हो जाती है। तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि अगर ऑप्शन में 10 नहीं दिया है और 11 भी नहीं दिया है और 13 दिया है तो आप 13 मारिएगा, 10 दिया है तो आप 10 मारेंगे। अगर 11 नहीं दिया है, 10 दिया है तो आप 10 मारेंगे, और अगर 11 दिया है तो 11 मारेंगे। मूल स्वरों की संख्या 4 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और आगे बढ़ते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम एक एक स्टेप में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उच्चारण, समय, काल या मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 पे जो होता है वो होता है ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर तथा एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। जी हाँ, ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर और मूल स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। एक मात्रा काल का समय ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगता है, इसीलिए इसे एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। इसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, 2 मात्रा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, 2 मात्रा का प्रयोग होता है, द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। और चलिए बात करते हैं कि दीर्घ स्वर हैं कौन कौन। तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और दीर्घ स्वर हैं। प्लुत स्वर इसके बाद आता है, तीसरे नंबर का स्वर है प्लुत स्वर। जी हाँ, प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो यह हमारे हिंदी में नहीं प्रयोग में होता, इसका प्रयोग मंत्रों में किया जाता है, या और किसी को पुकारने में भी इसका प्रयोग और नाटक में भी इसका प्रयोग होता है। प्लुत स्वर 3 गुना उच्चारण, इसमें इसको उच्चारित करने में 3 गुना समय लगता है। इसे इस चिन्ह को जो एस लिखा गया है इसको एस से दर्शाते हैं और इसे अवग्रह के रूप में पढ़ते हैं, इसे अवग्रह कहते हैं। इस चिन्ह को अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो जैसे आप राम को बुला रहे हैं तो राम, तो ये जो खींचा जा रहा है यही होता है प्लुत स्वर, और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता, मंत्रों में इसका प्रयोग होता है। जीभ के प्रकार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो चलिए आइए जीभ के आधार पर स्वरों के बारे में जानते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जी हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला भाग कार्य करता है, कार्यरत रहता है, उसे अग्र स्वर कहते हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो अग्र स्वरों की संख्या 4 होती है, और ये 4 हैं छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये हैं अग्र स्वर। नंबर 2 पे आता है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग, पिछला भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। मध्य स्वर को आप केंद्रीय स्वर भी कह सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए केंद्रीय स्वर किसे कहते हैं तो वो है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर केवल एक होता है जो कि है छोटा आ। देखिए आ को उच्चारित करिए, आप देखिए बीच से निकल रहा है। तो इसके बाद आता है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। जीभ का पिछले वाला भाग, पिछला भाग जीभ का, जिसको उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। आइए जानते हैं पश्च स्वरों की संख्या। तो पश्च स्वरों की संख्या है 6, और इन 6 के बारे में जानते हैं। तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ।
तो इस सब का उच्चारण आप करेंगे तो आप देखिए बड़ा आ, तो देखिए पीछे से आ रहा है, जैसे लग नहीं रहा पीछे से आ रहा है, जीभ के पिछले भाग से। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुख्य द्वार मुख वीवर के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जी हाँ, मुख वीवर के आधार पर अगर बात करते हैं, मुख खुलने के आधार पर स्वरों की चर्चा करते हैं तो नंबर 1 पे आता है विवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जी हाँ, जिन स्वरों के उच्चारित करते वक्त मुख पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 1 होती है और वो है बड़ा आ। बड़ा आ को विवृत स्वर भी कहते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं अर्धविवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उसे अर्धविवृत स्वर कहते हैं। आइए अर्धविवृत स्वरों की संख्या जानते हैं। तो अर्धविवृत स्वरों की संख्या होती है 4 और ये 4 हैं छोटा आ, ए, औ, आ। समृत स्वर की बात करते हैं तो समृत स्वर हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, मतलब आप कह सकते हैं आधा खुला रहता है आधा बंद रहता है, उसे समृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये हैं समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर की बात करते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उसे अर्ध समृत स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। ए, ओ अर्ध समृत स्वर हैं। ओष्ठ आकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जी हाँ, ओष्ठ आकृत के आधार पर स्वरों के बारे में हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है वृत्तमुखी स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जी हाँ, जिन स्वरों के उच्चारण में आपका ओंठ वृत्त के आकार का हो जाए या गोल आकार में हो जाए वह वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। आइए आगे बढ़ते हैं। अवृत्तमुखी की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ वृत्तमुखी गोलाकार नहीं होता उसे अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। इनको उच्चारित करेंगे अगर अवृत्तमुखी को तो आपका ओंठ गोलाकार नहीं होगा। इनकी संख्या 6 होती है। इन 6 के बारे में जानते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ये हैं अवृत्तमुखी स्वर। आप छोटा आ को उच्चारित करिए, देखिए आ, बड़ा, छोटी ई, तो इनके उच्चारण में मुख का जो होंठ होता है वो गोलकार नहीं होता, गोल में आकार में गोल शेप में नहीं हो रहा। उदासीन स्वर की बात करते हैं तो छोटा आ को उदासीन स्वर कहते हैं। देखिए आ, इसमें ना ओंठ का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है, इसे उदासीन कहा जाता है। हवा के द्वारा नाक व मुख से निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो आइए बात करते हैं हवा के द्वारा नाक और मुख से जो निकलता है स्वर उसके बारे में। तो नंबर 1 पे आता है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ा, छोटी, जिनमें चंद्रकार बिंदी लगी हो, ये हमने बिंदी नहीं लगा पाया हम। तो नंबर 2 पे आता है निरानुनासिक स्वर, जिसे आप मौखिक स्वर भी कह सकते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उसे निरानुनासिक स्वर या मौखिक स्वर भी कहते हैं। ये हैं छोटा, बड़ा, छोटी, इस तरह के जो होते हैं वो होते हैं मौखिक स्वर। आइए घोषत्व के आधार पर बात करते हैं स्वरों की। तो घोष का अर्थ है स्वतंत्र, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्रियों में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी सघोष ध्वनियाँ सभी स्वर सघोष होते हैं। जी हाँ, जो सभी स्वर होते हैं वो सभी स्वर सघोष होते हैं। घोषत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर हम बात करते हैं स्वरों की। तो प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। तो हमारा टॉपिक आज का पूरा कंप्लीट हुआ जो कि स्वर पे था, और अगली टॉपिक हमारी व्यंजन पे होगी। अगर आप लोगों को
टॉपिक पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी को बाय बाय। मैंने अपनी इस टॉपिक में स्वर से संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करने की कोशिश की है और की भी है, और अगली टॉपिक हमारी व्यंजन पे होगी। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।